गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट अपना राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। पेपर पढ़ रहे थे अपन लोग सेकंड पेपर के अंतर्गत अपना टॉपिक था प्रधानमंत्री, कि भारत देश के प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, उसके ऊपर अपन डिस्कशन कल कर रहे थे। कुछ कार्य और शक्ति के बारे में मैंने आप लोगों को जनरली बताया भी था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित जो बातें थी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। और शक्ति और कार्य के अंतर्गत पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को ये बताया था कि प्रधानमंत्री के द्वारा संपूर्ण मंत्रिमंडल का गठन किया था। संपूर्ण मंत्रिमंडल का गठन एवं विभागों का बंटवारा। ये बात हम लोगों ने कल डिस्कशन कर ली थी। भाई प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और मंत्रिमंडल का गठन करते समय प्रधानमंत्री इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि सभी जाति और धर्मों के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। क्यों? क्योंकि भारत विभिन्नता वाला देश है, इस कारण से। और फिर उनकी योग्यता के अनुसार प्रधानमंत्री के द्वारा उनके विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है। एक बार फिर दोहरा रहा हूं मैं आप लोगों को, प्रधानमंत्री के द्वारा जिन लोगों की लिस्ट बनाई जाती है उन लोगों को ही राष्ट्रपति के द्वारा पद एवं गोपनीयता के द्वारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ये बात ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था संसद का नेता। देखिए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का। संसद का सदस्य होना चाहिए। शर्त है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए शर्त है कि संसद का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य। दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि संसद का नेता यानी कि संसद का प्रतिनिधित्व भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अर्थात जब संसद के सत्र चलते हैं तो उन सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री की उपस्थिति भी एक प्रकार से अनिवार्य होती है। प्रधानमंत्री समय समय पर राज्यसभा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यहाँ तक अपनी बात क्लियर हो गई थी। अब देखिए आप, लोकसभा का नेता या लोकसभा का नेता या बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता होना तो आवश्यक होता है प्रधानमंत्री कार्य शक्ति के बारे में, कि जिस दल को बहुमत मिलेगा उसी बहुमत दल में से किसी एक व्यक्ति को, उन्हीं में से एक व्यक्ति को वो लोग प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति के पास एक चिट्ठी भेजते हैं और राष्ट्रपति जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अर्थात लोकसभा का नेता इसलिए होता है कि जब तक किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही वह अपने पद पर बना रह सकता है। जिस दिन वह लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है तो प्रधानमंत्री का पद नहीं बल्कि संपूर्ण मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ जाता है। अर्थात संपूर्ण लोकसभा ही भंग हो जाती है। यानी कि लोकसभा का नेता होना और बहुमत दल का नेता के रूप में भी प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य किया जाता है। चौथी बात है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, यह भी एक कार्य होता है। अर्थात प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है कि वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के बीच में एक सामंजस्य यानी कि एक कोऑर्डिनेशन, अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाने का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा
किया जाता है। यह भी एक प्रकार से प्रधानमंत्री का कार्य होता है। और बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य डायरेक्ट राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद ही कोई मंत्रिमंडल का सदस्य राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकता है, यानी स्वयं की विवेक से वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, नीति निर्माता। नीति निर्माता देश के लिए नीति बनाना। देश के लिए नीतियां बनाना, अर्थात प्रधानमंत्री का यह भी दायित्व होता है कि जितने भी जो मतलब कि आप कार्य कर रहे हो देश के अंदर, उस समय संपूर्ण कार्य के अंतर्गत प्रधानमंत्री का मुख्य रोल होता है। अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा ही वह अपने मंत्रिमंडल के साथ मिलकर देश का विकास और देश के विकास के अंतर्गत क्या करना चाहिए, ये सारे कार्य अर्थात देश के लिए जो नीतियां बनाई जाती है, नीतियों निर्माण करने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ के करके देश के विकास के लिए नीतियां बनाने का कार्य भी करता है। दल का नेता। दल का नेता ये प्रधानमंत्री का एक ये भी कार्य है कि प्रधानमंत्री जिस दल का भी होता है उस दल का नेता ही वो कहलाया जाता है। अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा जो बहुमत दल होता है या जिस दल को लोकसभा के अंतर्गत बहुमत प्राप्त होता है वो उस दल का नेता होता है। अर्थात वो अपने दल के नेताओं, अपने दल के कार्यकर्ताओं और दल के नेताओं का कभी भी विरोध नहीं करता, अर्थात उनके कार्यों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री स्वयं जिस दल का होता है वह अपने दल का नेता भी होता है, अर्थात उसे अपने दल का नेता के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। आपातकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका। आपात काल में प्रधानमंत्री की भूमिका। देखिए, आप लोगों को आपातकालीन प्रावधानों का पता है कि जो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और आर्टिकल 360 अर्थात 360, ये जो तीनों जो अनुच्छेद आपातकालीन जो राष्ट्रपति के पास थे, ये राष्ट्रपति की भी आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत काउंटिंग की गई थी। अर्थात अनुच्छेद 352, 356 और 360 का प्रयोग भी एक प्रकार से कहा जाए तो अपने मंत्रिमंडल की सलाह लेने के बाद मंत्रिमंडल की सलाह लेने के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति को ऐसा कहने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रपति अपने विवेक से संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री भी अपने मंत्रिमंडल सलाह मशवरा करता है। सलाह मशवरा लेने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अमुक अनुच्छेदों का प्रयोग आपातकाल में अब किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति जिन शक्तियों का आपातकाल में प्रयोग करता है वो वास्तविक अर्थ में प्रधानमंत्री के द्वारा ही प्रयोग की जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री जब चाहता है ना तभी इन शक्तियों का प्रयोग होता है। इसके बारे में आपको पता है कि 3 बार इस अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था, 1962, 1971 और 1975। 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। अनुच्छेद 356 का प्रयोग 100 बार से ज़्यादा बार हो चुका है और आर्टिकल 307 का प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ। ये वित्तीय काल से संबंधित है, वित्तीय संकट काल, एक बार भी नहीं हुआ। अर्थात अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज दिन तक एक बार भी नहीं हुआ है। अब देखिए प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अर्थात जितने भी संबंध जो भारत के अन्य राष्ट्रों के साथ बनाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, भारत के चाहे वो पड़ोसी देश के, चाहे एशिया महाद्वीप के हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप के हो, चाहे यूरोपियन महाद्वीप के हो, अर्थात इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी संबंध भारत के अन्य देशों के साथ जो संबंध बनाए जाते हैं वह संबंध एक प्रकार से प्रधानमंत्री के नाम से ही बनाए जाते हैं। अर्थात देश के प्रधानमंत्री मतलब कि विदेशी संबंधों का दौरा करते हैं और दौरा करने के बाद जिस देश के साथ कौन से संबंध बनाने हैं उसी प्रकार जो संबंध बनाए जाते हैं वो सब के सब संबंध प्रधानमंत्री के नाम से बनाए जाते हैं। अन्य व्यक्ति का रोल इतना ज़्यादा नहीं होता उसमें,
चाहे विदेश मंत्री हो वो भी इतना कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री चाहेगा ना तभी भारत अन्य देशों के साथ अपने संबंध बनाएगा, अन्यथा संबंध स्थापित नहीं कर सकते। अब देखिए प्रधानमंत्री के राज्यों के साथ संबंध, पीएम के राज्यों के साथ संबंध। देखिए भारत में संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका अलग है, ये केंद्रीय और ये राज्यों की। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत ये बात डिवाइडेड की गई है, अर्थात संघीय कार्यपालिका में केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति अलग है और राज्य कार्यपालिका की शक्ति अलग है। तो प्रधानमंत्री भारत के सभी राज्यों के प्रति अपने अच्छे संबंध बनाकर रखने का प्रयास करता है, अर्थात सभी राज्यों को कोशिश यही करता है प्रधानमंत्री की समान योजनाओं का वितरण करूं मैं, किसी प्रकार से किसी राज्य के साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का भी प्रधानमंत्री के द्वारा ध्यान रखा जाता है। और खास करके आर्टिकल 356 जो राज्य के संबंध में ही है, यानी कि राज्य में जब संवैधानिक तथ्य के आधार पर सरकारों का संचालन नहीं की जाए तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत 356 का प्रयोग करते हुए राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य की सरकारों को भंग कर दिया जाता है। ये विशेषकर प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य किया जाता है कि किस राज्य के साथ किस प्रकार की योजनाओं का संचालन हो, और कि प्रधानमंत्री का ये दायित्व होता है कि वो सभी राज्यों के साथ 12 संघ के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के साथ मिलजुल कर काम करें और उनको समान वितरण जो पैसा है समान रूप से सभी राज्यों को देने का दायित्व करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और कोशिश प्रधानमंत्री की यही रहती है कि वो सभी राज्यों के साथ समान संबंध बना के रखें। प्रधानमंत्री के संरक्षण की शक्तियां, संरक्षण देखिए संरक्षण की शक्तियां, कभी कभी क्या होता है कि जितने भी जो पद है, जो योजना आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है या एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, मतलब कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में या बड़े बड़े जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है वह सभी नियुक्तियां एक प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। उनको शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, लेकिन माना यह जाता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा उन संपूर्ण केंद्रीय आयोगों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग, राज्यपाल आदि की नियुक्तियां भी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अर्थात उन सभी नियुक्तियों में एक प्रकार से यह कहा जाए कि प्रधानमंत्री की भूमिका मुख्य होती है। अर्थात भारत देश के संपूर्ण न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यों को उठाकर न्यायाधीशों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, क्या नाम जी के ये और भी केंद्रीय जितने भी आयोग हैं, अनाप शनाप जितने केंद्रीय बोर्ड आयोग जितने भी हैं उन सब के अध्यक्षों की और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अर्थात संपूर्ण सदस्य एक प्रकार प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब प्रधानमंत्री जनता के विश्वास का प्रतीक, नेक्स्ट देखिए आप मेरा नंबर, पीएम जनता के विश्वास का प्रतीक। देखिए प्रधानमंत्री का अन्य कार्य है और लास्ट ये कि प्रधानमंत्री जनता के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जनता इतना विश्वास करती है कि अमुक व्यक्ति जनता के लिए कल्याणकारी योजना का शुभारंभ करेगा, मतलब ऐसे ऐसे योजनाएं लेकर आएगा प्रधानमंत्री जिससे जनता का विकास हो सके, जनता के मतलब कल्याण के बारे में बातचीत करेगा। इसीलिए जनता को पूर्ण विश्वास होता है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति बैठा वो निश्चित रूप से ही जनता की भलाई से संबंधित कार्य ही करेगा। ऐसा प्रधानमंत्री कार्य के अंतर्गत बताया गया है। ये थे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। एक बार पुनः मैं आप लोगों को ये दोहरा देता हूँ, प्रधानमंत्री का चैप्टर अपन आज इसी पर कंप्लीट करेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में आप लोगों को जानकारी सामान्य एक बार फिर देता हूँ मैं कि भारत देश के राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संचालन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। उस मंत्रिमंडल के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है,
लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत, जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल में से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। भारत देश में अब तक प्रथम राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आदमियों के क्रम में देखें तो नरेंद्र मोदी जी का नंबर 15वां नंबर है कि 15वें देश के ये प्रधानमंत्री हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी नामक दल से संबंध रखते हैं। और 1984 के बाद पहली बार, दोनों बार 1914 और 2019 यानी कि दोनों बार 2014 और 2019 दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला 1984 के बाद। इससे पहले किसी भी दल को 1984 से लेकर 2014 तक यानी कि इतने वर्षों के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री बिना संसद का सदस्य रहते कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति हो सकती है। शर्त यही कि वह 6 महीने के अंतर्गत किसी भी दल का सदस्य होना आवश्यक, किसी भी संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता, संसद की सदस्यता नहीं ले पाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना ही होगा। ऐसा चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में था जब वो 5 महीने तक पद पर रहे थे और संसद की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो ऐसी स्थिति में उनको अपने पद से त्यागपत्र देना ही पड़ा था। तो ये प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बारे में एक बेजोट मैंने बताया था, आप लोगों को याद रखना। बेजोट नाम का एक विद्वान था, विचारक था, उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि भारतीय प्रधानमंत्री बनेगा था नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान। अर्थात भारतीय प्रधानमंत्री अपने आप में एक अलग ही चमक दिखता है। ये पद ऐसा है कि संपूर्ण शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की रबड़ की मोहर, स्टाम्प पेपर एक प्रकार से, लेकिन संपूर्ण कार्य करने का काम प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपा गया है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद की जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। उसके बाद में आप देखिए प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। प्रधानमंत्री कार्य शक्ति में जनरली प्रधानमंत्री के द्वारा संपूर्ण मंत्रिमंडल का गठन एवं विभागों का बंटवारा किया जाता है। मैंने आप लोगों को ये टॉपिक कल भी बताया था और एक टॉपिक को मैं 2 बार बताऊंगा जिससे कि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठती रहे। देखिए मैंने कल भी कहा था कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करते समय, भारत विभिन्नता वाला देश है, अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं, अर्थात सभी जाति और धर्मों के लोगों का ध्यान रखते प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। अर्थात सभी धर्म और जाति के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता है। विभागों का बंटवारा, यानी कि विभागों का बंटवारा करते समय सीनियरिटी का ध्यान जरूर रखा जाता है कि जो सीनियर नेता होता है उसको अच्छे डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जो जूनियर नेता होते हैं उनको निचले लेवल के डिपार्टमेंटों में समाहित किया जाता है। दूसरा है संसद का नेता, अर्थात जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है वह संसद का नेता अवश्य होता है। संसद का नेता से मतलब होता है कि वो या तो राज्यसभा का मेंबर होगा या लोकसभा का मेंबर होगा, यानी कि दोनों को मिलाकर बनता है संसद। एक तीसरा पार्ट और था संसद के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना गया है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के अंतर्गत ये संसद का नेता क्यों मानते हैं? क्योंकि संसद में जब संसद के सत्र चलते हैं तो सत्र के दौरान प्रधानमंत्री भी समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जाकर वो संसद के सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का जवाब कभी कभी प्रधानमंत्री के द्वारा भी दिया जाता है। देखा करो जब अब शीतकालीन सत्र चलेगा, जब देखना आप नरेंद्र मोदी जी से संसद के सदस्यों के द्वारा समय समय पर जो जो विषय उनको लगता है इस विषय के ऊपर में प्रधानमंत्री से ही जवाब लेना है, तो प्रधानमंत्री अवश्य संसद का सत्र चलता है जब उपस्थित होता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री रोज उपस्थित हो, ये कतई संभव नहीं है। जब उनको लगेगा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति आज आवश्यक है तब वो संसद के सत्र में शामिल हो जाता है। फिर आ जाए लोकसभा का नेता या बहुमत दल का नेता। ये बात मैंने आप लोगों को कल भी एक सरसरी तौर से बताई थी, क्योंकि बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनता है, यानी कि जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसी दल के व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। अर्थात लोकसभा में बहुमत होना ही चाहिए, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, अर्थात प्रधानमंत्री का ये भी एक कार्य और शक्ति होती है कि वह समय समय अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की राष्ट्रपति के साथ शिष्टाचार जो भेंट होती है
मुलाकात होती है, बस समय समय पर ये कराते रहता है और अपने मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच अच्छे और मधुर संबंध बनाने का पूरा प्रयास करता है। देखा करो आप, प्रधानमंत्री तो जब चाहे तब राष्ट्रपति मिल सकता है, अपॉइंटमेंट रख देगा, मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल के सदस्य डायरेक्ट प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं कर सकते। इसलिए ये कार्य प्रधानमंत्री बीच की कड़ी करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति की समय समय पर शिष्टाचार जो भेंट होती है, मुलाकात होती है, अखबार पढ़ा करो, उसमें लिखा होता है, यानी कि मुलाकात कराता था, जिससे कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच मधुर संबंध बनाए रखें। फिर होता है नीति निर्माता। देश के लिए जितने भी विकास और डेवलपमेंट की बात होती है, हम लोग देखते हैं संपूर्ण देश के लिए जिन नीतियों का निर्माण किया जाता है, अर्थात नीतियां बनाने का कार्य संपूर्ण मंत्रिमंडल के सदस्य के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब कभी भी मंत्रिमंडल के सदस्य की मीटिंग होती है या बैठक होती है, उन बैठकों की अध्यक्षता आप लोग देखना प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। अर्थात मंत्रिमंडल के संपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और मंत्रिमंडल के द्वारा ही सारे देश की नीतियां बनाई जाती है। लेकिन उन नीतियों का नीति निर्माता देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। अर्थात प्रधानमंत्री के नाम से ये जाना जाता है कि देश के लिए कौन सी नीतियां बनाई जाती है। अभी देखिए हाल ही में रोहतांग दर्रा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करके आए लेह लद्दाख के अंतर्गत। ये जनरल जो टॉपिक होते हैं उनको आप अखबार से क्लियर किया करो। फिर आ जाइए आप दल का नेता, अर्थात जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता होता है, उसी दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। इसलिए प्रधानमंत्री का यह भी दायित्व होता है कि वह अपने दल के नेताओं का विशेष ध्यान रखता है। अर्थात वर्तमान में देख लीजिए आप लोग, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, तो वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता संसद में, उनके अधिकारों का ध्यान प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाता है। फिर आ जाए आपातकाल में प्रधानमंत्री की भूमिका। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, मैंने आप लोग बताया कि इस अनुच्छेद 352, 356 और 360 का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह लेने के बाद ही प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को कहा जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएगा, परामर्श करने के बाद वह इन तीनों आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग करता है। लेकिन ये प्रयोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री न करके इनडायरेक्टली राष्ट्रपति के माध्यम से, प्रधानमंत्री इनका प्रयोग नहीं कर सकता, ऐसा प्रोविजनल में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के माध्यम से इनका प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल 352 का प्रयोग आज दिन तक 3 बार हो चुका है, 1962, 1971, 1975। 1962 के अंतर्गत भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की पराजय थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की विजय हुई थी। और उसके बाद एक शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौते के तहत फिर जो भी बातें हुई थी वो इंटरनेशनल वाली बुक है, उसमें पढ़ाएंगे। और 1975 जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय मतलब कि एक प्रकार से आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल 1975 के अंतर्गत। तो कहने वाला ये कि इन अनुच्छेदों का प्रयोग भी डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली करता है। अर्थात पहले वो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएगा, मंत्रिमंडल से परामर्श लेने के बाद ही ऐसा करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहता है कि आप इन अनुच्छेदों का प्रयोग कर लीजिए। ये आप लोग ध्यान रखना। और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, अर्थात भारत देश में आज दिन तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग कभी भी नहीं हुआ, यानी कि एक भी बार इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ। वित्तीय आपातकाल यानी कि देश में कोई आर्थिक संकट ऐसा आया नहीं अब तक, जिस दिन आएगा उस दिन ये मान के चलिए देश में हाहाकार मच जाएगा। ये एक ट्रैक है। तो यहाँ तक ये प्रधान। और फिर नेक्स्ट आ जाइए पीएम और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जितने भी भारत देश के अन्य देशों के साथ जो संबंध बनते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे मित्रता वाला क्षेत्र हो, चाहे व्यापार वाला क्षेत्र हो, चाहे एनवायरनमेंट का क्षेत्र हो, या अस्त्र शस्त्र लेने वाली बात हो, या जितने भी खाद्य सामग्री बनती है उनसे संबंधित जो संबंध बनाए जाते हैं, संपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनते हैं वो सारे के सारे संबंध प्रधानमंत्री के नाम से बनाए जाते हैं। वैसे तो एक विदेश मंत्री भी अपने आप बनाया जाता है, लेकिन विदेश मंत्री की भूमिका केवल इतनी होती है कि वो जाए और वहाँ के विदेश मंत्री से मुलाकात करे और उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दे। और वो सारे संबंध जो बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश के साथ, वो प्रधानमंत्री के नाम से ही बनाई जाती है। देखा करो आप लोग, समय समय पर भारत का प्रधानमंत्री विदेशी दौरों पर जाता है और विदेशों के जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो भारत दौरे पर आते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो गुजरात आए थे पिछले दिनों ही। ये अपने क्या था, जब ये कोरोना वाला सिस्टम चला ही नहीं था उस समय वो आए थे, गुजरात में आए थे। चीन के राष्ट्रपति आए थे, जी जिनपिंग वगैरह, वो भी आए थे, शिंजो आबे वगैरह। यानी कि समय समय पर राष्ट्र प्रमुखों का जो दौरा विदेशी है
वो चलता रहता है। एक दूसरे राष्ट्र के साथ प्रत्येक क्षेत्र में संबंध बनाने का कार्य करता है, वो भी प्रधानमंत्री के नाम से। पीएम भारत के राज्य के साथ संबंध, प्रधानमंत्री कोशिश ये करता है कि भारत देश के जितने भी राज्य भारत में संघीय कार्यपालिका को अपनाया गया, अर्थात प्रधानमंत्री सभी राज्यों के साथ मधुर संबंध बनाने का कार्य करता है। सभी को समान जो वित्तीय आर्थिक सहायता है, समान योजनाओं को लाभ देने का पूरा प्रयास करता है। और अनुच्छेद 356 इसके अंतर्गत क्या आता है कि राज्य की सरकारें जब संविधान के अनुसार नहीं चलती है तो प्रधानमंत्री को इस प्रकार से अनुच्छेद 356 का प्रयोग इनडायरेक्टली करता है, अर्थात राष्ट्रपति को कहता है और राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य में जब सरकारें संविधान के अनुसार नहीं चलती है तो संवैधानिक विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रीय शासन की मांग कर सकते हैं। फिर आ जाइए आप पीएम संरक्षण की शक्तियाँ। संरक्षण का मतलब होता है कि जो भी राजनीतिक नियुक्तियाँ होती है, जैसे मान लीजिए जितने भी केंद्रीय बोर्ड है, आयोग है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है, संघ लोक सेवा आयोग है आदि की सभी की नियुक्ति भी एक प्रकार से इनडायरेक्टली रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। इन सबको भी केवल राष्ट्रपति शपथ दे जाता है, बाकी सारे कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। जनता के विश्वास का प्रतीक प्रधानमंत्री, जनता के विश्वास का प्रतीक इसलिए यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता के द्वारा तो नहीं चुना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि जनता प्रधानमंत्री की ओर देखती है कि प्रधानमंत्री के द्वारा अब भारत देश की जनता के लिए कौन से कार्य और योजनाएं लागू की जाएगी जिससे कि देश में रहने वाले लोगों का भला किस तरीके से हो सकते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाता है। नंबरिंग मैंने बताई थी, प्रधानमंत्री फर्स्ट प्रधानमंत्री आप लोगों के जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री अपना नरेंद्र मोदी जी। ये हो गया आप लोगों का प्रधानमंत्री का टॉपिक खत्म। कल बात करेंगे अपन नेक्स्ट डे पे मंत्रिमंडल के बारे में। थैंक यू वेरी मच।